નમસ્કાર. નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરોવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં વાત કરવાની છે કે એક બાજુ જે રીતે નેપાળમાં જે જેન્ઝી અત્યારે હાલ તો જે મેદાનમાં આવ્યા છે, યુવાઓ અત્યારે હાલ તો મેદાનમાં આવ્યા છે કે એક બાજુ જે રીતે સોશિયલ મીડિયા બેન કરવામાં આવ્યું તો બીજી બાજુ ભ્રષ્ટાચારની પણ બાબત જોવા મળી અને જેને લઈને વિરોધ પ્રદર્શન અત્યારે હાલ તો જોવા મળી રહ્યું છે. રસ્તા ઉપર આવી ગયા, સંસદમાં આગ ચાંપી, રાષ્ટ્રપતિના જે ઘર ઉપર પણ ક્યાંક હોબાળો થયો, ત્યાં પણ આગ ચાંપી દેવામાં આવી. એમનું અંગત જે નિવાસસ્થાન હતું ત્યાં પણ અત્યારે તો એ પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળી. ત્યારે સવાલ પણ એ જ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે કે આ તમામ બાબતોને હવે રોકવી કેવી રીતે. કારણ કે અત્યારના સમયની વાત કરીએ તો નેપાળમાં જે પરિસ્થિતિ સામે આવી છે ક્યાંક તેને લઈને સવાલ ઘણા બધા જોવા મળી રહ્યા છે. બીજી બાજુ જે રીતે ઓલી જે તેમના રાષ્ટ્રપતિ છે તેમણે પણ ક્યાંક રાજીનામું આપી દીધું છે. નેપાળની બહાર અત્યારે તો નીકળી ગયા છે કે પછી કોઈ સુરક્ષિત જગ્યાએ છે, તેને લઈને પણ સવાલ ઘણા બધા જોવા મળી રહ્યા છે. અને આ તમામ મુદ્દાઓમાં એક જ બાબત છે કે એક બાજુ ઓલીનું જે રાજીનામું છે ત્યારે હવે નેપાળમાં કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ જોવા મળશે. સાથે જ્યારે નેપાળની વાત કરીએ તો નેપાળમાં જે પ્રમાણે જેન્ઝી 48 કલાકમાં જ અત્યારે તો જે સરકાર જે ઉથલાવી દીધી તેને લઈને પણ સવાલ ઘણા બધા જોવા મળી રહ્યા છે. અને બીજી બાજુ પ્રદર્શનકારીઓની વચગાળાની સરકારની એક બાજુ માંગ તો જોવા મળી રહી છે અને હવે આગામી સમયમાં તે માંગને કેવી રીતે સંતોષવામાં આવશે તે પણ એક સવાલ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. અને સાથે જ્યારે પોલીસ અને સેના પણ અત્યારે તો પ્રદર્શનકારીઓને રોકવામાં નિષ્ફળ જોવા મળી રહી હોય તે પ્રમાણેની પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થવા પામ્યું છે. ત્યારે આ તમામ મુદ્દાઓ પર આપણે ચર્ચા વિચારણા કરીશું. ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે અમારી સાથે જોડી ગયા છે ઓમર ગાઝી કે જેઓ વિશ્લેષક છે, ડૉક્ટર મહેશ પોડિયાલ કે જેઓ કાઠમંડુના જે પ્રોફેસર છે સાથે સાથે વિશ્લેષક પણ છે, સાથે डॉक्टर कुमाल फुयाल के जो यूथ एक्टिविस्ट है साथ साथ एनालिस्ट પણ છે. જે आप तीनों का सबसे पहला तो स्वागत है. थैंक यू. नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद. महेश जी, जिस तरीके से अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में पूरी की पूरी सरकार अभी बदल दी, तख्ता पलट हो गया. क्या थी पूरी की पूरी जो जिस तरीके से बोल रहे हैं कि नहीं जेंसी ने अभी तो सोशल मीडिया बैन किया, दूसरी तरफ करप्शन के बारे में भी बात हो रही है, तो ये पूरा का पूरा मामला क्या था नेपाल में? सर, आप जो कह रहे थे 48 घंटे के अंदर एक पूरी की पूरी सत्ता पलट हो गई, तख्ता पलट हो गई, तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में, वर्ल्ड में इतनी फास्ट चेंज यूथ के कारण से आया हो, ये पहला प्रेसिडेंस है, पहला एग्जाम्पल है. और इसकी पृष्ठभूमि एक बहुत लंबी है. जैसे 2005 में यहाँ पर बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल चेंज हुआ, ये मोनार्की से रिपब्लिक हो गया. अब उससे पहले की कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक करके एक नई कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई. इसमें ग्राउंड लेवल के वर्कर भी पार्लियामेंट के अंदर ला करके उनका रिप्रेजेंटेशन हुआ. तो उसमें नैरेटिव क्या गढ़ी गई कि अब देश परिवर्तन हो जाएगा, ये देश स्विट्जरलैंड हो जाएगा, हम भी अपने पड़ोसी की तरह से उस हिसाब से 10%, 9%, 8% ग्रोथ रेट कायम कर पाएंगे और यहाँ की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, यहाँ पर वर्ल्ड के स्टैंडर्ड की सुविधाएं आएंगी. ऐसी सपने यहाँ पर बोई गई थी और उन सपनों के साथ आज की जेनजी उस समय जो बच्चे थे उनका पालन पोषण हो गया. जैसे ये बच्चे बढ़ते गए तो ये सपने भी इंटेंसिफाइड होते चले गए और जैसे ये यूथ हो गए वो देखने भी लगे, क्रिटिसाइज भी करने लगे और इस चीज को क्रिटिकली व्यू करने लगे. तो उनको क्या पता चला कि न पर कैपिटा इनकम आगे जा रहा है, न देश का विकास हो रहा है, न हम स्विट्जरलैंड हो पा रहे हैं, न हमारी जीवन पद्धति में कोई उतना बड़ा उतार चढ़ाव आने वाला है, तो अपने पड़ोसी की कंपैरिजन में भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं. तो ये फ्रस्ट्रेशन इनके अंदर था. और देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा है कि आपको मैं क्या बताऊं, 60% से ज्यादा अभी मेरा अपना अनऑफिशियल आकलन है. तो इस बीच में ये बच्चे अपनी जीविका के लिए, अपने आगे जाने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कमाई करते थे, अपने एस्पिरेशन को बोते थे, कुछ वीडियो बनाते थे, यूट्यूब चलाते थे, अपने ब्लॉग्स चलाते थे और ऐसे इन लोगों ने एक ऑल्टरनेटिव कमाई के लिए सोशल मीडिया को प्रयोग किया हुआ था. जब इस पर बैन लगा तो 20 साल से उनके अंदर जो एक फ्रस्ट्रेशन पनप रहा था उसको एक वेंट मिल गया. तो इतना भयंकर वेंट मिल गया कि आप देख रहे हैं 48 घंटे में देश कहां से कहां पहुंच गया. तो ये 20 साल का फ्रस्ट्रेशन का एक मैनिफेस्टेशन है सर. बिल्कुल. कोमल जी, जिस तरीके से कि एक बात भी ये भी बताई जा रही है कि सियासी अस्थिरता भी देखने को मिल रही है अभी, क्योंकि 5 साल में 3 प्रधानमंत्री भी वहाँ पे चेंज हो गए. आप क्या कहेंगे उसके बारे में भी? ये एक लोगों तो ये बोलते हैं कि ये स्थिरता
नेसेसरी है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पे जो लोकल लेवल में जो इलेक्शन होने लगा आफ्टर 2015 constitution, we started having periodic election, and at municipal level also we started seeing ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो निर्माण हो रहे थे स्थानीय चुनाव के प्रक्रिया से, जो लोकल अथॉरिटीज, लोकल लीडरशिप निर्माण हो रहे थे, इसका भी कुछ असर रहा है इस पे। जैसा काठमांडू महानगर है, हमारे ये राजधानी का महानगर है काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी, उस पे एक मेयर जो जेनजी तो नहीं है, ये मिलेनियल्स रहे होंगे, 33-34 के तो हुए होंगे, वो बालन शाह जो है, उनका भी कुछ प्रभाव रहा है। ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो हो रहा है यहाँ पे लोकल लेवल पे, इसका भी बहुत कुछ मीनिंग रहा है। उनका पहले से ही केपी शर्मा ओली से जो टकराव थे, वो भी एक ट्रिगर के रूप में जब सोशल मीडिया पे बैन किया गया, तो ये भी एक ट्रिगर के रूप पे आ गया, और फिर उन्होंने भी जेनजी को सपोर्ट किया। फिर ये जो टोटल फेनोमेना दैट हैज टेकन प्लेस इन लास्ट 28 hours has happened in Kathmandu metropolitan city. So one has to take care of those things as metropolitan phenomena also. इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो जेनजी जो लोग ये 10-15 हजार के आसपास पे होंगे जो काठमांडू पे गैदर हुए थे कल और आज, ये ही सब जेनजी, नेपाल के सब जेनजी नहीं है। ओके, ये रिप्रेजेंट करते हैं, एक मेजर चंक को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये रहा है, एक अर्बन फेनोमेना रहा है। बिल्कुल। उमर जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया और सियासी अस्थिरता नहीं है, मगर यहाँ पे ऐसी भी बात सुनने को मिली कि 4 साल में 3 घोटाले हुए। एक गिरिबंधु, भूमि स्वैप, ओरिएंटल कोऑपरेटिव और कोऑपरेटिव 2024 वाला भी था। बेरोजगारी और असमानता की बात तो महेश जी ने बताई भी सही, और साथ में विदेशी दबाव की भी बात अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि कभी अमेरिका कभी चीन का दबाव दिखा, और सिर्फ और कुछ तो बात सोशल मीडिया की करे, मगर टिकटॉक चालू रहा था वहाँ पे भी। साथ में भारत से एक तरफ दूरी भी देख गई, और नेपोटिज्म की भी बात हो रही है। क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जेनजी ने अपना गुस्सा दिखाया है कि नहीं हमें तो सोशल मीडिया चाहिए, जिस तरीके से महेश जी ने भी बताया कि नहीं वहाँ पे अभी बेरोजगारी बहुत ही थी, उन लोगों के लिए रोजगारी सिर्फ और सिर्फ ये सोशल मीडिया एक ऑप्शन था उनके पास। तो क्या कहोगे कि अब वो शांत हो गए कि नहीं हो गए, अब कौन सी सिचुएशन हो सकती है? देखिए, एक होती है इशू बेस्ड प्रोटेस्ट और एक होता है आइडियोलॉजी ड्रिवन प्रोटेस्ट। तो हमें इसमें दोनों पहलू हैं और हमें दोनों पहलू को एक्सप्लोर करना होगा। इश्यूज की हम बात करें तो इश्यूज बहुत गहन थे, सीरियस इश्यूज थे। कोमल जी ने भी बताया, हम देख रहे हैं कि भाई आपने भी जिक्र किया कि करप्शन के बहुत सीरियस चार्जेस वर लेवल्ड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और अनएम्प्लॉयमेंट का दर बढ़ता जा रहा है। वहां पर जो यूथ है वो जिन सपनों को लेकर बड़े हुए हैं वो उनको नहीं पूरे होते दिख रहे हैं। जीडीपी का ग्रोथ रेट जो है वो 2-2.5% है। तो ये जो इश्यूज थे ये पिछले 10-20 साल से अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक प्रेशर कुकर की तरह जो है वो द गैस वाज बिल्डिंग अप, एंड दिस थिंग बिकेम अ ट्रिगर पॉइंट। ये एक ट्रिगर पॉइंट बना। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि जब इस तरह की अस्थिरता पैदा होती है किसी भी देश में, तो जो आसपास के देश हैं या जो एक फॉरेन पावर्स हैं वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं उसका फायदा उठाने की। तो मुझे लगता है कि एक देश का एक स्थिर रहना, इंडिया का भी हमारा स्टैंड यही रहा है अभी नेपाल को लेके कि हम चाहते हैं कि वहां पर स्थिरता बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, क्योंकि किसी स्टेबल गवर्नमेंट से ही हम डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई ट्रेड भी कर सकते हैं, जो भी अगर हमें कुछ भी डिस्कशंस करने हैं, फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटजी, वो एक स्टेबल गवर्नमेंट से ही हो सकता है। इन्वेस्टमेंट भी स्टेबल गवर्नमेंट के पास आ सकता है। तो मुझे लगता है कि जो केपी शर्मा गवर्नमेंट थी, इनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने वो ट्रिगर पॉइंट दे दिया। आपके जो करप्शन चार्जेस थे आप उनको एड्रेस करते, एम्प्लॉयमेंट की बात करते और लोगों का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करते, लेकिन आपने एक साथ 26 प्लेटफॉर्म्स आपने बैन कर दिए जिनसे लोगों का रोजगार चल रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक बहुत ही मिसकैलकुलेटेड मूव आपने अपनाया
और अगर कोई फॉरेन पावर इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे हमने बांग्लादेश में भी देखा कि इश्यूज हमेशा सही होते हैं, ग्रीवांसेस जो होते हैं वो होते हैं कहीं ना कहीं। बांग्लादेश में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे और देखते देखते वो इतने बढ़ गए कि सरकार गिर गई और यूएस ने उसका फायदा उठाया। तो अगर कोई फॉरेन पावर इन्वेस्टेड है, अगर है, तो आपने उसको एक गिफ्ट दे दिया कि ठीक है हम खुद ही अपनी सरकार को गिराने का इंतजाम कर देते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मिसकैलकुलेशन गवर्नमेंट ने किया। और एज एन इंडियन मैं चाहता हूं कि भाई नेपाल में एक स्टेबल गवर्नमेंट रहे। इस तरह की एनार्की और जो chaos हम देख रहे हैं, आई थिंक इट डज नॉट सेट अ गुड प्रेसिडेंट, बट आई थिंक ये दे हैड इट कमिंग। आई थिंक इनके साथ ये होना ही था जो इनके हालात थे। जी बिल्कुल। और महेश जी, जिस तरीके से नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में बार बार सरकार गिरने का सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? राजनीतिक दल और नेता या व्यवस्था? सर, राजनीतिक दल और व्यवस्था ये दो इसके लिए जिम्मेवार है मेरे एनालिसिस में। कि हर समय जब मेजर पॉलिटिकल चेंज होता है तो क्या बताया जाता है कि अब नए लोग आएंगे, नए लोग नेतृत्व करेंगे, नई व्यवस्था आएगी, नई तौर तरीके से देश जाएगा। लेकिन गलती क्या हुई है, हर 10 साल में हम बड़ा रिवोल्यूशन करते हैं और वही नेता रिपीट करके गद्दी में आते हैं। जैसे इस समय, जैसे 2005 के मूवमेंट की मैं बात कर रहा था, उसके बाद 2015 में नया कॉन्स्टिट्यूशन आया, फिर नेतृत्व में वही लोग आ रहे हैं। जैसे यही केपी शर्मा ओली और वही शेर बहादुर देवबा, वही रामचंद्र पौडेल और वही झलनाथ कनाल, वही चेहरे रिपीट करके आ रहे हैं। तो बताया ये जाता है कि अब नए जमाने में नए जनरेशन की बारी आएगी, नया थॉट होगा, नया वर्ल्ड ऑर्डर होगा। उसको रिस्पोंड करने के लिए नई शक्ति, नई युवा शक्ति बेहतर प्रिपेयर्ड होती है, ये कहा जाता है। लेकिन इनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाता है। और लीडरशिप की गियर वाली सीट पर वही लोग हैं जो 4 डिकेड से इस देश को चलाते आ रहे हैं। तो वो उतने ज्यादा सुपर एजुकेटेड भी नहीं है कि यूथ के एस्पिरेशन को पहचान पाए, टेक्नोलॉजी के साथ जा पाए, साइंस के साथ जा पाए और बाहरी दुनिया से वो कॉन्फिडेंस के साथ बात करके इस देश को भी उसके पार ले जाए। तो मुझे लगता है कि उन्हीं लोगों का बार बार उस पद पर जाना, उन्हीं चेहरे के रिपीट होते होते इस फ्रस्ट्रेशन का कारण वो ये हुआ है। तो मेजर कारण तो मैं पॉलिटिकल पार्टी और इसके लीडरशिप को ही देखता हूँ। बिल्कुल। जिस तरीके से कोमल जी, जो नेपाल में युवाओं की राजनीति में इतनी मजबूत दखल अंदाजी पहले क्यों नहीं दी गई? एक्चुअली ये जेनजी जो है ये उतने ज्यादा राजनीतिक चेत वाले जनरेशन नहीं है। ये टेक्नोलॉजिकली ब्रॉट अप जनरेशन, द जनरेशन that was born with technology and that was brought up with technology away from the historical kind of transformation। ये वैसे किस्म के युवा के एक जमात है। तो फिर ये दूसरा प्रश्न आ जाता है कि ये जो महेश जी जो बात कर रहे थे उससे मैं ज्यादा सहमत तो नहीं हूँ, क्योंकि केपी शर्मा ओली ये 2 टाइम्स नेकपा के अध्यक्ष रहे हैं, पहले वो अध्यक्ष नहीं थे। तो शेर बहादुर देवबा जिसे हम सब लोग ये बूढ़े और ये बुजुर्ग कहते हैं, वो भी 2 टर्म से ही नेपाली कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो वैसे ही बन रहे हैं। अब उनका सेकेंड टर्म इज गोइंग टू कंप्लीट इन अ कपल ऑफ मंथ्स। सो ये प्रॉब्लम, हमने जो बड़ा रिवोल्यूशन किया, बार बार रिवोल्यूशन किया, उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पे बदलाव ला दिया। We brought about certain kind of changes in our constitution, but we could not take those sort of changes in the transformation of political power or formation of political parties. In the constitution of political parties, we could not bring about any sort of changes, and leadership में जाना एक बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस है, जो आप इंडिया में भी देखते हैं। ये जो हम दक्षिण एशिया के राष्ट्र है, वहाँ पे पॉलिटिकल पावर पे पहुंचना और वहाँ रहना एक बहुत एक्सपेंसिव फेनोमेना है, उसी के हम शिकार हुए हैं। क्या ये जेंजी केवल विरोध तक सीमित रहेगी या वास्तव में वैकल्पिक राजनीति भी खड़ी कर पाएगी?
कोमल जी, ये वैकल्पिक राजनीति खड़ी नहीं कर पाएगी। मैं ये दावा के साथ कहता हूं कि ये खड़ी नहीं कर पाएगी। ये एक प्रोटेस्ट मूवमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। उमर जी, जिस तरीके से अगर हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में क्या बार बार की अस्थिरता को रोकने के लिए संविधान में भी बदलाव करना बहुत ही ज़रूरी है? क्योंकि मैंने जिस तरीके से आपको भी बताया कि 5 साल में तीन प्रधानमंत्री चेंज हो गए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके ऊपर तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे कि वो उस पर डिसाइड करें कि भाई अस्थिरता की क्या रीजंस हैं। लेकिन मैं एक बात ये कह सकता हूं कि इस तरह के जो प्रोटेस्ट होते हैं दैट गो इन द डायरेक्शन ऑफ एनार्की एंड दे वांट टू टॉपल द गवर्नमेंट इन वन डे, वो देखने में अच्छे लगते हैं, बहुत रेवोल्यूशनरी लगते हैं, बड़ा एड्रेनलिन भी आता है, लेकिन आमतौर पे उसका जो नतीजा निकलता है वो एक दिन में कोई बहुत स्थिर सरकार आप नहीं बना सकते। और ऐसा कोई प्रेसिडेंट हमारे शायद सामने नहीं है। हमने देखा कि बांग्लादेश में भी। उमर जी, हम ये कह सकते हैं कि नेपाल में सरकार बदलना अब केवल एक सत्ता का खेल बनकर रह गया है। वो बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं कि वो एक सत्ता का खेल बनकर रह गया है। और अगर किसी भी स्टूडेंट मूवमेंट या किसी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद अगर कोई सरकार आई होती, पहले कोई प्रेसिडेंट होता और हालात में बहुत सुधार आया होता, तो हम कह सकते थे कि कहीं ना कहीं इस तरह के प्रोटेस्ट की और इस तरह के मूवमेंट्स की हमें जरूरत है। लेकिन हम देख रहे हैं कि बार बार सत्ता बदलने के बावजूद भी वही चेहरे रिपीट हो रहे हैं और कोई हालात में बदलाव नहीं है। अगर चेहरे भी अगर सेम रहे, ठीक है, कभी कभी होता है कि आपके जो लीडर्स हैं वो सेम है लेकिन नीति बदलती है, पॉलिसी बदलती है और हालात में सुधार भी आता है। लेकिन हमें वो भी देखने को नहीं मिल रहा। जो ग्रोथ रेट है पर कैपिटा आपका $1300 पर ईयर के आसपास है, पर ईयर पर कैपिटा, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 2.5-3% तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि कोई हालात जो हैं वो बढ़ उनमें बेहतरी नहीं है। तो आप, और इसके बाद अब आर्मी ने टेक ओवर कर लिया है। कोमल जी ने भी बताया कि कोई वैकल्पिक कोई सरकार खड़ी करना इस तरह के मूवमेंट्स के बस की बात नहीं है, क्योंकि सरकार जो बनती है उसके पीछे एक बड़ा एक फाउंडेशन होता है, उसके पीछे सत्ता के पीछे एक लोगों का एक डिस्क्रिशन होता है, पब्लिक डिस्कोर्स होता है, एक कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज होती हैं। और जिन डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सरकार रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही थी, उनको आपने और ज्यादा एंटी डेमोक्रेटिक तरीके से हटाया, तो वो कोई एक बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। और पूरा अनइंस्टेबिलिटी दिख रही है, जिससे सिर्फ और सिर्फ फॉरेन वेस्टेड पावर्स को मौका मिल सकता है कि वो अपना शिकंजा वहां पर जड़ें और फायदा उठाने की कोशिश करें। तो मुझे लगता है कि स्टेबल नेपाल इज वेरी नेसेसरी फॉर द पीपल ऑफ नेपाल एंड फॉर द ब्रॉडर रीजन। महेश जी, जेनजी ने जब ये विरोध प्रदर्शन किया उससे पहले उन्होंने सरकार के साथ कोई बात की थी? और या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि क्या नेपाल के नेता जनता की समस्याओं से ज्यादा सत्ता समीकरण में ही उलझे हुए? ये जेनजी के इस प्रोटेस्ट के अनाउंसमेंट से पहले सरकार से बातचीत करने की कोई पहल हुई हो, ऐसा मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि कम से कम मैंने उसका संज्ञान नहीं लिया, या फिर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ये ऐसे आउटब्रस्ट के रूप में आ गया, क्योंकि कल इन्होंने शुरू किया और कल ही बहुत सारी हताहतें हुई और आज तो देश पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया, टॉपल हो गया। तो 48 घंटे के अंदर ये एब्रप्टली आया हुआ परिवर्तन है। इसकी कोई तैयारी हम लोगों को ज्ञान में नहीं आई और ऐसे देखने को भी नहीं मिला। ये एक चीज है। दूसरी, आप बता रहे थे कि ये इसका क्या रेमिफिकेशन रहेगा और ये क्या नया बदलाव कर पाएंगे। उसमें अभी डॉक्टर फोयल ने जो कहा कि ये एक वैकल्पिक पॉलिटिकल व्यवस्था ला पाएंगे, ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा अभ्यास और अनुभव इस देश में नहीं है कि किसी प्रोटेस्ट ने एक सरकार को टॉपल कर दिया और उसके गेट के अंदर से एक स्थिर सोच, एक डेमोक्रेटिक अभ्यास वहां से पनप कर आएगी। ऐसा तो मुझे भी नहीं लगता। अब जो होने वाला एक नया एक्सपेरिमेंट होने वाला है, और नेपाल की दुर्भाग्य यही रही कि हर 10 साल के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। महेश भाई, 10 साल के अंदर नया एक्सपेरिमेंट महेश जी, हम ये कह सकते हैं कि जेनजी का ये जो प्रोटेस्ट है नेपाल के राजनीतिक इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है? सर, वो कहना भी प्रीमेच्योर होगा, लेकिन इससे एक बात तो जरूर होगा। जो साउथ एशिया में कुछ सालों से एक फेनोमेनन दिखा है और नेपाल में भी देखा है कि बिल्कुल एक प्रॉमिसिंग यूथ यहाँ पर लीडरशिप के अंदर आ रहे हैं। वो इंडिया
हुआ और एल्सवेयर भी हुआ, नेपाल से तो बालेन शाह का राइज हुआ और एकदम पॉपुलर लीडर आज के दिन में भी वो है। और एक रवि लामिछाने करके यहाँ पर है, जिनकी रिहाई आज हुई जेल से। वो देश के गृह मंत्री भी रहे, पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट हुए, पहली बार ही में वो जीत करके आ गए, सरकार के अंदर गए और देश के होम मिनिस्टर हो गए। तो ये दो दो फेनोमेनन जो मैंने बताया, और साउथ एशिया के, इंडिया के कुछ एग्जाम्पल से मैंने बताया कि यूथ के अंदर एक एस्पिरेशन ये आया है कि यूथ होने के बावजूद भी हम लोग भी जा सकते हैं, देश के गृह मंत्री हो सकते हैं, एक बहुत बड़े महानगर के एक चीफ हो सकते हैं। तो इससे एक ड्रीम सोइंग हुआ है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में एक यूथ को स्पेस देना पड़ेगा, इनको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इनको नजरअंदाज करके देश का संचालन नहीं कर सकेंगे। ये एक चेतना जो राष्ट्र के संचालक है, लीडर है, गवर्नमेंट है, सबके अंदर आएगा। ये मेरे लिए एक नया फेनोमेनन जरूर होगा। बिल्कुल। कोमल जी, जिस तरीके से अगर हम युवाओं की बात करें तो क्या नेपाल के युवा नेताओं के पास केवल विरोध की ऊर्जा है या फिर नीतिगत दृष्टिकोण भी है? नेपाल के युवा नेताओं के पास दृष्टिकोण है, वो प्रयास भी कर रहे हैं। ये जेनजी और दो यंग लीडर्स, दे आर टू डिफरेंट ग्रुप्स इनसाइड एवरी पॉलिटिकल पार्टी। ये नेकपा एमाले की बात करें और नेपाली कांग्रेस की बात करें और राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, दैट इज अ राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी, उसकी बात करें, उस पे बहुत सारे युवाओं ने वो स्थान ले लिया है। राप्रपा, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के जो अध्यक्ष है राजेंद्र लिंगदेल जी, वो एक युवा है। सो ऐसा नहीं है कि ये पुरानी जो व्यवस्था है उस पे युवाओं की कोई स्थान नहीं है। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री जिनको हम महासचिव भी बोलते हैं, जनरल सेक्रेटरी गगन थापा और विश्व प्रकाश शर्मा जी, वो दोनों ही युवा है, 50 के आसपास के युवा है। ये ऐसा बात नहीं है कि ये हमारे यहाँ कोई युवा नहीं है। जो स्वास्थ्य मंत्री केपी शर्मा ओली जी के कैबिनेट में जो स्वास्थ्य मंत्री प्रदीप पौडेल थे, वो भी एक युवा है। सो युवाओं ने ये एक प्रकार का स्थान ले लिया है। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट मूवमेंट से जिस प्रकार का वैल्यूज को सेट करना चाह रहे हैं, उस पे हम उतने ज्यादा सहमत नहीं है, क्योंकि all of our democratic institutions have been set on fire, and as Gaji ji was saying, ये बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और इसके पीछे एक सुई तो हमारे उत्तर के दिशा पे इंगित करता है और दूसरा सुई दिल्ली के दिशा पे भी इंगित करता है। बिल्कुल, इसके बहुत डायरेक्शन को हमें अपने एनालिसिस में रखना चाहिए। उमर जी, जिस तरीके से कोमल जी ने बताया कि ये एक बुरा एक एग्जाम्पल है, तो हम ये कह सकते हैं कि क्या नेपाल के लोकतंत्र का मॉडल दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी समान भी है? बिल्कुल चेतावनी है, क्योंकि ये पहला एग्जाम्पल नहीं है। महेश जी भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये श्रीलंका से लेकर बांग्लादेश से लेकर कहीं ना कहीं एक टेम्पलेट बनता जा रहा है, जो कि एक अच्छा प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि स्थिरता हमें उन देशों में भी नहीं दिख रही है। बांग्लादेश में यूनुस सरकार क्या कर रही है वो हम सब जानते हैं, वहां के अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या हो रहा है वो भी हम देख रहे हैं। और वो प्रोटेस्ट भी डेमोक्रेसी के नाम पर ही शुरू हुई थी। श्रीलंका में भी एक एग्जाम्पल हमारे सामने सेट हुआ। तो ये जो टेम्पलेट है, और हम नहीं चाहते, और ना सिर्फ एक भारतीय होने के नाते मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी देश में इस तरह की अस्थिरता नजर आए जिसमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को ही आग लगा दी जाए। और तो उससे, क्योंकि ये दिखता है कि आपने सिर्फ करप्ट पॉलिटिशियंस के आप खिलाफ नहीं है, एक होता है करप्ट पॉलिटिशियंस को का बहिष्कार करना या उनसे रेजिग्नेशन मांगना, एक है कि आपका विश्वास जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन से उठ चुका है और आप मॉब वायलेंस के जरिए चीजें सॉल्व करना चाहते हैं। तो मुझे भी अपनी सरकार से 10 परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन इस तरह का एग्जाम्पल मैं किसी भी देश के सामने नहीं रखना चाहूंगा कि हमारा विश्वास कोर्ट में होना चाहिए। सबसे पहले हमारा विश्वास अपने कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए, हमारा विश्वास अपने पार्लियामेंट में होना चाहिए, और
भले ही नेता में आपका विश्वास ना हो, आप ये कह सकते हैं मुझे उस नेता में विश्वास नहीं, नेता में विश्वास करना कोई जरूरी नहीं है। आप उसका प्रोटेस्ट करिए, आप धरना दीजिए, आप रोड भी ब्लॉक करिए, वो भी कोई वो नहीं है। आप एक प्रोटेस्ट का जो राइट है, पीसफुल तरीके से आप अगर रोड भी ब्लॉक कर रहे हैं, वो भी माना जाएगा कि आप अपने डेमोक्रेटिक राइट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वहां तक जो है वो बात डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर रहती है, और वो हर नागरिक का, और खासतौर पे मैं सपोर्ट करता, इस प्रोटेस्ट को मैं पूरा सपोर्ट करता, क्योंकि जिस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप के तरीके से ये एप्स को बैन किया है वो बहुत ही अथॉरिटेरियन है। मैं पूरा सपोर्ट करता अगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट होती और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के अंदर होती। लेकिन वो क्योंकि आक्रोश था, 10, 20, 25, 30 साल का आक्रोश है, वो जो जिस तरह फटा, वो उसको हम सपोर्ट पूरी तरह शायद नहीं कर सकते, क्योंकि उससे फिर दूसरे देशों में और ब्रॉडर रीजन में एक इंस्टेबिलिटी फैलने का खतरा है। और मुझे लगता है कि दिस कैन नॉट बी अ गुड एग्जांपल फॉर एनी कंट्री टू फॉलो, अनफॉर्चुनेटली। महेश जी, अब क्या लगता है कि आगे क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम ओली जी की बात करें तो वो तो कहीं पे ऐसा बस सुनने को आया है कि वो कोई सुरक्षित स्थल पे है, या फिर वो दुबई भी निकल चुके हैं, ऐसी भी बात सुनने को आई। ये इंटरिम कोई प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे हैं। लगता क्या है महेश जी, अब क्या होगा आगे नेपाल में? क्योंकि बहुत सारे सवाल अभी भी नेपाल की सिचुएशन को लेके दिख रहे हैं। सर सवाल तो बहुत है, और अभी तो हमारे पास सवाल ही है, कोई जवाब तो है नहीं। लेकिन क्या सुनने में आया है कि सेना ने प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को और उनके कैबिनेट के कई मंत्रियों को रेस्क्यू करके एक अज्ञात जगह पर सिक्योर करके रखा हुआ है, ये सुनने में आया है। और वो कहाँ रखे हैं ये भी पता नहीं है। ठीक, पता ना होना भी ठीक है, क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन के लिए अच्छा है। अब क्या होगा, मेरे आकलन में क्या होगा कि सर राष्ट्रपति के पहल से या सेना के अध्यक्ष के पहल से एक इंटरिम गवर्नमेंट यहाँ पर सर्वसम्मत बनाई जाएगी। ओके। उसमें संभावना ये है कि ट्राइड एंड टेस्टेड पॉलिटिशियंस उसमें नहीं रहेंगे, इसकी संभावना ज्यादा है, क्योंकि जेनजी का आक्रोश ही ट्राइड एंड टेस्टेड वो सोकल सीजन पॉलिटिशियन के खिलाफ में आया हुआ है। तो एक ऐसी केयर टेकर गवर्नमेंट शायद बनाई जाएगी जो इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, और छह महीने के अंदर या 1 साल के अंदर कोई पार्लियामेंट का यहाँ पर इलेक्शन होगा और एक फ्रेश मैंडेट आएगी, और वो सरकार इस देश को आगे ले जाएगी। मुझे तो संविधान को देखते हुए और अपने अनुभव को देखते हुए यही लगता है कि यही होने वाला है 2-3 दिन के अंदर। ओके, महेश जी, उमर जी और कोमल जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। દર્શક મિત્રો, એક બાજુ જે રીતે જેન્ઝી દ્વારા વિરોધ તો કરવામાં આવી રહ્યો છે, આગામી સમયમાં હવે કેવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ નેપાળમાં જોવા મળશે તે તો આવનારો સમય જ બતાવશે। આજના વિશેષ કાર્યક્રમમાં અમને આપશો રજા। નમસ્કાર।